कैसे निकल सकती है, ग्रेविटेशन फील्ड कैसे निकल सकती है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा पर इस पे क्वेश्चन आ गए हैं। क्या करते हैं अपन, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ हमें निकालनी होती है, तो फॉर एग्जांपल ये ग्रेविटेशन फील्ड चल रही है, ठीक है, फील्ड की तो कोई वो नहीं है डायमेंशन, पर स्ट्रेंथ की ज़रूर है। फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया कि एक पॉइंट मास m है जो इस फील्ड में पड़ा हुआ है, तो इस पे कितनी स्ट्रेंथ लग रही है, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, कुछ भी कह सकता है, ठीक है। अब इसको अपन डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट मास से, फोर्स पर यूनिट मास से। अब ये जो मास है ये बहुत छोटा है, तो दिस टेंड्स टू 0, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ। ये होता है वेक्टर स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं इसको कभी कभी हम। इन केस अगर ऐसे बहुत सारे मास रखे हुए हैं फील्ड में, ठीक है, तो लग जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर ये ऐसे ऐसे मास बहुत सारे रखे हुए हैं एट द डिस्टेंस r1 r2 r3, तो तुझे कुछ नहीं करना है, फोर्स पर मास फोर्स पर मास फोर्स पर मास सबको ऐड कर दे। ये कौन सा एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन, ठीक है, वेक्टर एडिशन से इसका आंसर आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बता, फॉर एग्जांपल ये छोटा मास बड़े मास की वजह से इस पे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, ग्रेविटेशनल इज वो अट्रैक्टिव फोर्स ना, हाँ ठीक है। फोर्स क्या होती है, जी छोटा है, कैपिटल है अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अभी अभी अपन ने देखा है कि ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ क्या होती है, फोर्स पर यूनिट मास। मास कौन सा, ये छोटा वाला, नॉट दैट बड़ा वाला, ठीक है, तो कुछ नहीं, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, क्यों, एम से कट गया एम, तो ये होती है ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये वाला पूरा ही फोर्स है ना, हाँ नहीं, फोर्स जिससे ये खिंच रहा है, हाँ पूरा ही फोर्स होगा, नहीं नहीं पूरा है। चल एक बड़ी अच्छा सा क्वेश्चन टाइप है, कभी आ जाता है कि ऐसे तेरे को ट्रायंगल दे दिया, यार ग्रेविटेशन में ना ऐसे ट्रायंगल आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है, ठीक है, नहीं आएंगे तो कॉन्सेप्ट तो आ ही सकता है। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, ये किसी फील्ड में पड़े हुए हैं 3 मास ट्रायंगुलर शेप में, एक एम एक एम एक एम, तीनों ए डिस्टेंस से दूर है, ठीक है, दूर है। अब मैंने बोला तेरे को कि ये जो डायरेक्शन है ये एक्स डायरेक्शन है ऊपर वाली, ये ऐसी वाली वाई डायरेक्शन है, ठीक है। अब क्या मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल सकता हूं क्या, देखो ई वेक्टर ही लगेगा, इस वाले केस में कंपोनेंट लगेंगे, ये मेरे को थीटा कितना होगा, 60 डिग्री होगा, है ना, पक्का, ठीक है, ये वाला 60 डिग्री होगा, तो मुझे एक बात बता दे, ये वाला साइड कितनी होगी, ई साइन 60, सेम ई साइन 60, ये वाला क्या होगा, ई कॉस 60, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, अगर ई कॉस 60 ये वाले कंपोनेंट का ई कॉस 60 है थीटा, तो ये वाला भी ई कॉस थीटा हो जाएगा ना, तो नीचे की साइड 2 ई कॉस थीटा लग रहा है ना, और थीटा की वैल्यू 60 है, कॉस 60 इज व्हाट, 1/2, नीचे भी ऊपर भी, तो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में सेम हो जाएगी, ठीक है। कौन सा, दोनों को मिला के, ऊपर वाला तो सिंगल ही जा रहा है, नीचे दोनों को मिला के जा रहा है, ठीक है, इजी था ना सर। तो ऊपर वाला इन दोनों पे e/2 इक्वल ही लगेगा, नहीं नहीं, e/2 इस वाले कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, अभी मैं इधर आया ही नहीं। वो जो तू e/2 ये सोच रहा है ना कि ये और ये e/2 होगा, नहीं, मैं सिर्फ ये वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे, ठीक है। ये कोई आर्क है, इधर कोई मास प्रेजेंट है dm, मस्त लग रहा है तू तो
यहाँ कोई मास प्रेजेंट है डीएम, ठीक है। आजकल वो लगता भी है मेरे को, मज़ा भी आने वाला है मेरे को यार। हाँ तो डीएम कोई छोटा सा मास है, ठीक है। छोटा सा मास कंसीडर कर रहा हूँ मैं कि ये मास अगर किसी फील्ड में पड़ा हुआ है तो इस पे स्ट्रेंथ कितनी आएगी, उसका फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। वो फॉर्मूला हालांकि मेरे को याद कर लेना है, पर आया कैसे वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह अगर कोई और डायग्राम आ गया तो तेरे को निकालना सेम प्रोसीजर से, इसलिए प्रोसीजर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देख प्रोसीजर में कुछ नहीं है यार, अभी अभी अपन ने देखा था कि क्या हुआ, हाँ कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन भी देख लेंगे। अभी अपन ने देखा था कि ऐसे अगर ट्राइंगल था, ऐसे अगर ट्राइंगल था, यहाँ पे कोई मास पड़े हुए थे, तो वर्टिकल यानी कि कॉस कंपोनेंट तो 0 हो गए थे ना, कैंसिल आउट हो गए थे, बट साइन कंपोनेंट रह गए थे यार। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जब भी ग्रेविटेशन की बात होती है तो साइन कंपोनेंट रह जाता है। तो अगर तेरे को वो सुपरपोजिशन वाले केस में अपन पहुंचेंगे, और सुपरपोजिशन के केस में अगर हम ई पूरा ही वेक्टर सम कर रहे हैं, तो वेक्टर सम अगर मैं ये साइन थीटा भी लिख दूं ऐसे किसी क्वेश्चन में, तो गलत नहीं है, ठीक है। देखा अब ना, ये वाला बहुत छोटा सा पॉइंट मास था, तो ये एक छोटा सा ट्राइंगल बना, ये ट्राइंगल मैंने उठा लिया बाहर। ये कुछ बहुत छोटा सा डी थीटा बनाता था, मैंने यहाँ बीच में डी थीटा बना दिया। ये कोई आर बनाता था, ये मैंने आर बना लिया। ये वाला आर थीटा होता है क्या, आर्क लेंथ आर थीटा, ठीक है, आर इंटू डी थीटा। अब यार एक बात बता मेरे को, जब भी मेरे को ऐसे आर के बियॉन्ड, चाहे पैराबोला में एरिया निकालना हो, चाहे कुछ भी करना हो, आती है तेरी फेवरेट चीज इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की लिमिट तो अपने को पता है ना, अपन को यहां से 0 से पाई तक उठ के आने का है, 0 टू पाई तक उठ के आने का है। छोटा मास तो छोटी स्ट्रेंथ, छोटा मास तो छोटी स्ट्रेंथ, छोटी स्ट्रेंथ बोले तो डीई साइन थीटा। डी को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी अभी मैंने बताया था, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। छोटा वाला एम तो एम से कट गया था ना, ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा का साइन थीटा लिख दिया। अब ये देख, जी आर स्क्वायर तो कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ गया। डीएम और साइन थीटा या तो साइन थीटा को उसके साथ मैं डी थीटा ले आऊं, है ना, मतलब मेरे को डीएम को चेंज करना पड़ेगा डी थीटा में, पक्की बात है ना इंटीग्रेशन करने के लिए। ओके, अब ये देख, जब भी ग्रेविटेशन में, या इससे पहले अपन कौन सा चैप्टर कर रहे थे, रोटेशन, जब भी अपने को ऐसे इंटीग्रेशन दे रखा होगा और क्वेश्चन में तेरे को इंटीग्रेशन में चेंज करना ही पड़ेगा, तो जब जब मास को चेंज करते हैं तो मास पर यूनिट लेंथ में चेंज करते हैं। फ्लूइड में अपन जब मास को चेंज करते हैं तो किस में करते हैं, वॉल्यूम और डेंसिटी में ना, ठीक है। याद रखना यार, जब भी अपन सॉलिड की बात कर रहे हैं तो अपन मास पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ में अपने को चेंज करना ही पड़ता है। अब अगर पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता तो आधे सर्कल का पाई आर होगा, तो मास पूरे का मास ले लिया, डिवाइड बाय पाई आर कर दिया, कोई गड़बड़ नहीं ना, ठीक है। इसको मैं मास पर यूनिट लेंथ लिख सकता हूं। अब मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, इस केस में मास पर यूनिट लेंथ क्या होगी, मास तो मेरा डीएम है ना, डीएम कवर कितना डिस्टेंस कर रहा है, इतना ही डिस्टेंस कर रहा होगा कवर, और इतना डिस्टेंस को अभी अभी मैंने आर डी थीटा लिखा था, तो बस मैं कंपेयर कर रहा हूं, एम अपॉन पाई आर इज इक्वल्स टू डीएम अपॉन आर डी थीटा। इसमें कुछ कॉमन है क्या, डीएम की वैल्यू कैसे निकालूंगा, डी थीटा को वहां भेज दूं तो डीएम की वैल्यू मेरी कैसे निकलेगी, एम डी थीटा बाय पाई।
बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं। अब देख, ये तो तू कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इंटीग्रेशन में साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, कॉस थीटा लगाया, पाई और 0 लगा दिया, कॉस पाई की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1, बीच में माइनस आएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय mg बाय पाई आर स्क्वायर। अब ये डायरेक्शन कौन सी लगेगी, ये भी तो बात है। देख अपन ने लास्ट क्वेश्चन में ऐसे करके ये जो बनाया था इसको x ले लिया था ना, और ये वाली डायरेक्शन y ले ली थी ना, y के साथ कौन सा कैप आता है, j कैप, तो पीछे j कैप लगा देने का। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि डायरेक्शन कौन सी होगी, i कैप होगी या j कैप होगी। ठीक है, ये पूरा ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा बोले तो ये सरफेस की तरफ लगेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यार वो रिलेशन। ऐसे कोई भी शेप आ सकती है, तेरे को कोई भी शेप को फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेट करके ऐसे आंसर लाना पड़ेगा। पहले वो मतलब उसका जो भी एंगल्स निकलेंगे वो कॉस और ये लेके और उसका एरिया हाँ, नहीं पेरीमीटर जो भी उसको सरकमफेरेंस में, तो वो वैसा ना, किसके लिए, मास पर यूनिट लेंथ के लिए या वहाँ के लिए, मास पर यूनिट है। मास पर यूनिट लेंथ के लिए। हाँ, लेंथ यहाँ से ना क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। इस ये क्या कहता है कि प्लैनेट एक गिवन ऑर्बिट में घूमेगा जब सन प्रेजेंट है ऑन ईदर ऑफ इट्स फोकाई, तो दोनों में से एक पे ना, दोनों में से एक पे, या तो इधर यहां और यहां, इधर और वाला केस है। ठीक है, और अपना प्लेनेट कहाँ है, अपना प्लेनेट कहीं भी हो सकता है, अपना प्लेनेट यहाँ हो सकता है, अपना प्लेनेट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब ये तो अपने को पता है, ये तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये देख, ये वाली एलिप्स की मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, सिंपल। अब ये जो सेंटर होता है इसका डिस्टेंस होता है a इंटू ई। अब e क्या है यहाँ पे, e है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या बताता है कि फॉर एग्जांपल मेरा एलिप्स की विड्थ इतनी है, एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है वो 0 to 1 चलती है। 0 कितना सर्कुलर है, मतलब उसमें जो फॉर एग्जांपल ऐसे गोला है तो ये ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर दो ही कंडीशन होंगी, अगर ये 0 की तरफ जा रहा है मतलब एसेंट्रिसिटी 0 हो रही है तो ये ऐसे होता जाएगा, और एसेंट्रिसिटी 1 हो रही है तो ये ऐसे होता जाएगा। तो अगर ये ऐसे है तो ये समवेयर बिटवीन 0 to 1 के बीच में। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। एसेंट्रिसिटी अगर 0 हो रही है तो एसेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला होता है यार, क्या होता है वो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है क्या। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एसेंट्रिसिटी का। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर और हाँ सेमी माइनर एक्सिस। ए स्क्वायर है या ए है, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर है। ठीक है, हाँ वो जब इक्वल हो जाता है तो वो ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये देख वो सर्कल ही बन जाएगा ना। अगर ई को 1 ले लूँ मैं तो 1 पे क्या बोल रहा हूँ मैं, एलिप्स हो जाएगा। दैट मीन्स ये गायब हो जाएगा, बी बी ही रह जाएगा, बी रह जाएगा मतलब ये बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट केस में अगर ई 0 हो गया, ई 0 हो गया मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसका मतलब सर्कल हो गया। ये एग्जैक्टली इसके बराबर हो गया तो सर्कल हो गया। तो ये कंडीशन होती है, याद रखनी है। ठीक है, मेजर और माइनर एक्सिस विद एसेंट्रिसिटी का रिलेशन होता है ये। अब देखो, अगर मेरा सन यहाँ पर है, सर उसमें ए हमेशा मेजर एक्सिस होगा। हाँ, अब देखो अगर सन मेरा किसी भी फोकाई पे है, ठीक है, कोई सी भी फोकाई पे है और प्लेनेट मेरा मूव कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्लेनेट यहाँ पर हो, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं इधर और को हटा देता हूँ। सर एक मिटा दो सर,
हाँ, मेरा अभी सन है यहाँ पे, ठीक है। सन है अभी यहाँ पे, प्लेनेट है मेरा यहाँ पे, तो प्लेनेट ना मूव करेगा। अब प्लेनेट सन के पास फास्ट मूव करता है, और अगर वो यहाँ पर हुआ तो वो स्लो मूव करेगा। अब वो क्यों होता है? वो होता है सेकंड लॉ की वजह से। उधर ज़्यादा पुल करके घुमाएंगे उसको। अच्छा, ठीक है, उतना मेरे को दिमाग ही नहीं मानने का है, मेरे को बस सेकंड लॉ याद रखने का है। स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ना, तो यहाँ पे ज़्यादा एरिया कवर करना है इसे, यहाँ पे कम एरिया कवर करना है इसे। सर सेम एरिया कवर करना है ना। हाँ, यहाँ पे दोनों में सेम एरिया कवर करना है। मैं रेडियस की बात कर रहा था यार, ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये आर्क वाला डिस्टेंस। एरिया तो दोनों का सेम ही आना चाहिए, एरिया तो दोनों का सेम ही आना चाहिए, पर यहाँ पे इसको ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कम कवर करना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इन सेम टाइम, दैट मीन्स फास्टर। कम डिस्टेंस इन सेम टाइम, दैट मीन्स स्लोअर। ठीक है, अब ये तो मैंने बोल दिया, पर अगर मैं बोल रहा हूँ प्लैनेट कहीं पास है, प्लैनेट कहीं पास है, प्लैनेट कहीं दूर है, तो मेरे को 2 पॉइंट निकालने होते हैं, जो मैं बोलता हूँ नियरेस्ट पॉइंट और एक फारदेस्ट पॉइंट। हाँ करेक्ट, तो पेरिजी बोले तो सबसे पास कहाँ हो सकता है? अगर मेरा फॉर एग्जांपल प्लैनेट यहाँ है ना, तो सबसे पास होगा। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा मेरा? ये a माइनस ए कॉमन लिया तो ये आ जाता है क्या? ठीक है, अब अगर मेरे को फारदेस्ट डिस्टेंस निकालना है, फारदेस्ट डिस्टेंस बोले तो यहाँ पर कहीं होगा, ए प्लस ए कॉमन ले लिया, बीच में प्लस आ गया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, फारदेस्ट डिस्टेंस नहीं आएगा पेपर में आएगा ये, नियरेस्ट डिस्टेंस नहीं आएगा पेपर में आएगा ये, और अपन भूल जाएंगे कि ये नियरेस्ट होता है या फारदेस्ट होता है। दोनों में से एक याद करने का है, एक याद करना है, दूसरे में कन्वर्ट कर देने का है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है, आंसर आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, सीईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकता है ना। जेई में चांसेस कम,